ठीक है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। और हाँ, रूही को भी इस बारे में कुछ मत बताना, वरना उसे फिर डर बैठ जाएगा कि युग और प्राची की शादी ना टूट जाए। क्योंकि तुम दोनों नहीं जानते, पर रूही प्राची को खुश देखना चाहती है। बस इसीलिए वो दिन रात परेशान रहती है प्राची को लेकर। हम भी प्राची की फिक्र करते हैं और हम सच में उसे खुश देखना चाहते हैं। पर अब हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे युग और प्राची की शादी आराम से हो जाए। ठीक है, ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए और इतनी देर में प्राची रूही और अपनी मम्मी के साथ घर पर पहुँच गई। घर पर पहुँचकर वो सबसे पहले अपने कमरे में गई। इतने में मधु उसके पास आकर बोली, हो आई मंदिर? हो गई पूजा? हाँ मधु, पूजा तो हो गई, पर मैं किसी बात को लेकर परेशान हूँ। प्राची ने मधु को एक नजर देखते हुए कहा। किस बात को लेकर परेशान हो तुम? क्या हो गया आप? मुझे युग से कुछ बात करनी थी, पर मम्मी मुझे ना तो युग से बात करने दे रही है और ना ही उसका चेहरा देखने दे रही है, क्योंकि उनका कहना है कि शादी के पहले एक दूसरे का चेहरा देखना अपशगुन होता है। और ऐसे में जो भी दुल्हा दुल्हन शादी से पहले एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, उनकी शादी टूट जाती है। हाँ तो हो सकता है इन सारी बातों में भरोसा करती हो। हाँ, पर मैं नहीं करती ना। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक मेरी शादी टूट चुकी होती। हल्दी वाले दिन भी मैंने उसको देखा था, उससे मिली थी। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो ना। अरे प्राची, क्या फालतू की बातें सोच रही हो तुम? ये सब छोड़ो और मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारा मेहंदी का फंक्शन है, पता है ना? हाँ हाँ पता है। तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा रेस्ट कर लूं, फिर तैयार हो जाती हूँ। अभी मैं बहुत थका थका फील कर रही हूँ। ठीक है, मैं भी जाती हूँ, पर तुम टाइम से ध्यान से जल्दी रेडी हो जाना। ये कहकर मधु वहाँ से चली गई। तो प्राची अपने कपड़े चेंज करके बेड पर लेटकर आराम करने लगी। पता नहीं क्यों आज उसे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। किसी बात को लेकर टेंशन में थी या यूं ही, ये तो वो नहीं जानती, पर सिर दर्द से वो बहुत परेशान हो रही थी। अक्सर उसकी टेंशन लेने की वजह से उसके सिर में हल्का सा दर्द होने लगता था, जो उसे बहुत परेशान कर देता था। युग स्मिता के साथ वापस लौट कर आया तो अपने पैर पटकते हुए स्मिता को देखकर बोला, क्या भाभी, पूजा करवाने ले जाने का क्या फायदा था जब आपने हम दोनों को एक दूसरे को देखने ही नहीं दिया? अरे देवर जी, ये सब मैंने नहीं, आपकी मम्मी और आपकी सासू माँ ने किया है, क्योंकि उनकी ऐसी सोच है कि शादी से पहले दुल्हा दुल्हन एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं। वैसे मैंने तो सुना है कि प्राची भी आपको देखने के लिए बड़ी उतावली हो रही थी। स्मिता के मुंह से ये बात सुनकर युग हड़बड़ाते हुए खुशी के मारे उछलकर बोला, हाँ हाँ सच में, वो आपसे मिलना चाह रही थी। तो आपने मुझे ये बात उस वक्त क्यों नहीं बताई? अरे तभी बता देती तो क्या कर लेते तुम? हाँ, वैसे भी आप दोनों का मिलना तो बैन है, समझे आप? स्मिता ने कहा। अरे भाभी, मैं ये सब नहीं मानता। देवर जी, आप मानो या ना मानो, आपके घर वाले, उनके घर वाले जो मानते हैं, अभी आपको वही मानना होगा शादी से पहले। ठीक है, कि दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे को नहीं देखना है, और अगर देख लिया तो शादी टूट जाने का डर होता है। मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता। भरोसा तो मैं भी नहीं करती, पर अब जब सासू माँ का कहना है तो मानना तो पड़ेगा। वैसे एक बात कहूँ, प्राची आपकी बड़ी फिक्र करने लगी है आजकल। हाँ भाभी, ये तो मैंने भी देखा है, पता नहीं क्यों, पर बहुत अच्छा लगता है प्राची की फिक्र और उसका प्यार देखकर। ऐसा लगता है जैसे प्राची मुझसे प्यार करने लगी हो। युग को सचमुच अभी भी ये जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि प्राची उससे प्यार करने लगी है। कहीं ना कहीं उसके मन में ये ख्याल आने लगा था कि प्राची उसकी फिक्र करती है, और उसे ये भी लगने लगा था कि प्राची शायद उससे प्यार भी करती है। इधर राघव अभी भी इस बात को लेकर परेशान था कि वो दिव्यांशी को कैसे बचाए। वो आयशा को वो क्लिप दे देता अगर उसके पास होती, पर जब वो क्लिप थी ही नहीं उसके पास, तो वो आयशा को देता तो देता कैसे? इन सारी बातों से परेशान राघव अभी बैठा बैठा कुछ सोच ही रहा था। तभी उसके पास पूजा का फोन आया। पूजा का कॉल रिसीव करते हुए राघव ने हल्की दबी आवाज में कहा, हाँ पूजा बोलो, तुमने कैसे फोन किया? अरे राघव, मुझे रूपल ने तुम्हारा नंबर दिया। मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन आयशा ने दिव्यांशी को किडनैप कर लिया है। रूपल ने तुम्हें ये बात बता दी? मैंने उसे मना किया था कि वो तुम्हें ये बात ना बताए, तुम्हें टेंशन हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। रूपल मुझे ये सब नहीं बताने वाली थी, वो तो मैंने उसे कसम दी थी तब उसने बताया, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी। मैंने दिव्यांशी को कई बार कॉल लगाया, पर दिव्यांशी का कॉल नहीं लग रहा था। इस बात से परेशान होकर मैंने रूपल को फोन किया, पर जब रूपल ने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैंने उसे अपनी कसम दी और कसम देकर सच बुलवाया। तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, पर तुम बस अभी दिव्यांशी की फिक्र करो। हमें कैसे भी करके उसे बचाना होगा। हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब आगे क्या होगा
दिव्यांशी का पता चलेगा, सच का पता चलेगा, उस वीडियो का पता चलेगा कब? ये बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी। ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके।